हेलो एवरीवन। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर होने जा रहा है और टॉपिक आज का होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि पूरे चैप्टर का सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक को हमको कवर करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारा डिस्कशन लेक्चर 1 में कर चुके हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए बेसिक्स क्या रिक्वायरमेंट है, जूनियर क्लासेस से क्या हम लोग को पता होना चाहिए, ये भी हम लोग देख चुके हैं। वो चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन था जिसका इम्पोर्टेंस इस चैप्टर में है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस किए हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट का ज़रूरत इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने जा रहा है। आज हम लोग अपने सिलेबस के मेन टॉपिक की ओर आएंगे और टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन करवाता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली 2 टाइप्स का होगा। फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे वोल्टेइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन का अगर वोल्टेइक सेल है तो गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। दूसरा हमारा होगा क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर बात करें कि फर्स्ट वाला सेल वोल्टेइक सेल में, तो वहाँ एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जिसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है, मींस गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है उस रिएक्शन का नेगेटिव होता है, वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करता है। मींस केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होने जा रहा है, किसमें, गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टेइक सेल में। जबकि अगर केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ तो हम उस नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे। बाहर से जो एनर्जी हम उसको सप्लाई करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गैल्वेनिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होने जा रहा है और वो सेल को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। लेकिन हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वोल्टेइक एंड गैल्वेनिक सेल से। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो उस समय डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हुआ ये मेरा कितने तरह का हो गया, 2 तरह का। फर्स्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेइक सेल, दूसरे को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वोल्टेइक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। वोल्टेइक और एक स्पेशल कंडीशन जहां जिंक एंड कॉपर का बात होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे रिवर्स होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन जो होगा वो होगा केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा, केमिकल एनर्जी में। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है इसका मैकेनिज्म में हम लोग जाएंगे, बट अभी जस्ट कंपैरिजन। अगर बात किया जा रहा है केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कैसा रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस था, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। और नॉन स्पॉन्टेनियस अगर है तो डेल्टा जी, जिसको हम यूजफुल वर्क करते हैं कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का ये टॉपिक हर एक चैप्टर में आना कंफर्म है, इसलिए ये टॉपिक हमको समझ में आना चाहिए कि डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इसको हम यूजफुल वर्क भी कहते हैं। आप इमेजिन करो कि सिस्टम के पास अपना एनर्जी है जिसके चलते वो कोई प्रोसेस को करवा पाता है, इसका मतलब वो अपना एनर्जी खर्च करने जा रहा है। और जैसे वो एनर्जी खर्च करेगा तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे
साइन हो जाएगा नेगेटिव, और इसका मतलब ये हो गया कि वो प्रोसेस हो सकता है बिकॉज एनर्जी तो था ही उसके पास। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो एनर्जी बाहर से कहीं से ले रहा है, अगर ले रहा है मिल रहा है तो हो पाएगा रिएक्शन, नहीं हो अगर मिल रहा है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सिस्टम के पास अपना एनर्जी है ही नहीं, तो स्पॉन्टेनियस मैनर में वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब बाहर से जब तक एनर्जी नहीं देंगे वो प्रोसेस फिजिबल नहीं हो पाएगा। तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा बताएंगे, नेगेटिव होगा। रीजन क्या है, डेल्टा जी के नेगेटिव होने के पीछे रीजन क्या है, तो डेल्टा जी का नेगेटिव होने के पीछे रीजन बहुत सिंपल है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये दोनों जगह कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है। हम लोग यहाँ से डिटेल में स्टडी करेंगे किसको, गैल्वेनिक सेल को स्टडी करने जा रहे हैं डिटेल में। किसको, गैल्वेनिक सेल को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल को। किसको स्टार्ट करेंगे, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन जो दो तरह का होता है उसको डिस्कस कर ले। एक को बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है। हम बोले रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो दो तरह का हुआ, एक डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन will occur in same container। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में होने जा रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल अकर इन सेम कंटेनर, जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफरेंट कंटेनर में होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल अकर इन डिफरेंट कंटेनर, इन डिफरेंट कंटेनर। जैसे समझिए यहाँ पे अगर मान लिया जाए जिंक सॉलिड है, वो कॉपर सल्फेट एक्वस से रिएक्ट करने जा रहा है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और यहाँ पे ZnSO4 एक्वस का फॉर्मेशन होगा और कॉपर यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में ऑब्टेन्ड होने जा रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर, इस रिएक्शन के हेल्प से हम लोग सेल का फॉर्मेशन करेंगे। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। और इस रेडॉक्स रिएक्शन के हेल्प से हम लोग कैसे बनाते हैं ये आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बहुत अच्छे से अगर समझा जाए यहाँ पे तो आप बोलोगे जिंक सॉलिड है और कॉपर सल्फेट जो है कॉपर 2+ में बदला और SO4 2- में बदला। जिंक सल्फेट जो होगा आपका Zn2+ में और SO4 2-। लास्ट लेक्चर में हम बताए थे स्पेक्टेटर आयन मॉलिक्यूलर रिएक्शन से अगर हटा दिया जाए तो वो एक आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट होगा। बताइए क्या बनेगा, यहाँ पे Zn+Cu2+ और यहाँ पे Zn2+ और प्लस में कॉपर। ये बताना है आपको कि जिंक से Zn2+ हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और कॉपर 2+ अगर कॉपर में चेंज हुआ तो क्या हुआ, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। आखिर ये इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर तक गया तो होगा। अगर ये सेम कंटेनर में जा रहा है तो हम उस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज नहीं कर पाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे। जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब जिंक Zn2+ में बदला तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जिंक, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कौन किया, कॉपर। तो ये जिंक से कॉपर तक गया तो होगा, निश्चित रूप से गया होगा। अगर ये सेम कंटेनर में हो रहा है तो ट्रांसफर आसान हुआ होगा, आसानी से चला गया। हम उस ट्रांसफर, उस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज नहीं कर पाए। सपोज कीजिए कि जिंक अलग कंटेनर में है, कॉपर अलग कंटेनर में है, जिंक अलग कंटेनर में, कॉपर अलग कंटेनर में, और इस दोनों कंटेनर में जो रॉड है, इलेक्ट्रोड है जिंक एंड कॉपर का, उसको इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर दिए। अब वही वाला कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को मिल रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उस वायर के थ्रू होके जा रहा है।
अब सोचो कि उस वायर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो उस वायर में करंट आया या नहीं आया। तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन उस वायर के थ्रू मूव कर रहा है तो करंट आया ही होगा, और करंट आया तो उस करंट का यूज करेंगे। तो क्या इस रेडॉक्स रिएक्शन का, क्या इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज हम लोग करंट जनरेशन में कर पा रहे हैं? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग सेल पढ़ने जा रहे हैं वो एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेस्ड है, वो एक सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन बेस्ड है, वो एक सिंपल इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बेस्ड है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंटेनर में होगा। तो इसी रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दो कंटेनर इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का ये बात कर रहे हैं, तो समझेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान से समझेंगे। एक कंटेनर यहाँ पे हम बना लिए और सेकंड कंटेनर मेरा यहाँ पे है। ठीक है, ये दो अलग अलग कंटेनर यहाँ पे हम ड्रॉ कर लिए, और ड्रॉ करने के बाद इस दोनों में दो अलग अलग तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स लिए। यहाँ पे हम लोग जो पट किए इस कंटेनर के अंदर वो जिंक सल्फेट एक्वस है। जिंक सल्फेट एक्वस का मतलब वाटर में जिंक सल्फेट को मिला है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट, और ये भी एक्वस फॉर्म में है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड को डिप कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये जो रॉड है ये जिंक रॉड है, इसके अंदर एक रॉड को डिप किए, उसको हम बोलेंगे कॉपर रॉड। ये जो रॉड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि ये जिंक है और यहाँ पे ये क्या है? कॉपर है। एक जिंक है तो दूसरा क्या है? कॉपर है। एक जगह जिंक तो दूसरी जगह कॉपर। अभी तक क्या होने वाला है बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन एक आइडिया जरूर है, केमिकल रिएक्शन होने वाला है, और वही जो अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाए हैं वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो बचपन से अभी तक पढ़े हैं। कुछ नया नहीं होने वाला है। हाँ, उसको हम लोग थोड़ा से अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे और कुछ खास नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जिंक ऑक्सीडाइज करेगा। तो जिंक जब ऑक्सीडाइज करेगा तो इस जिंक से, है ना, जिंक जो होगा वो Zn2+ में चेंज हो जाएगा। जिंक किस में चेंज हो जाएगा? Zn2+ में चेंज हो जाएगा। अब Zn जब Zn2+ में चेंज होगा, बिकॉज जिंक का तो ऑक्सीडेशन होगा, तो Zn2+ में जब चेंज होगा तो इस रॉड के सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। और सॉल्यूशन में जो चार्ज है वो पहले से क्या था? Zn2+ और SO4 इक्वल नंबर में था। सॉल्यूशन में Zn2+ और SO4 इक्वल नंबर में था, लेकिन जब जिंक रॉड से Zn2+ इस सॉल्यूशन में इस कंटेनर में आना शुरू हुआ तो SO4 उतना ही रह गया, बट Zn2+ बढ़ गया। अब Zn2+ बढ़ गया मीन्स आपका ये जो सॉल्यूशन है कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये जो सॉल्यूशन आपका दिख रहा है जिंक सल्फेट का, अब ये चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिवली। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि ये जो जिंक सल्फेट कंटेनर में प्रेजेंट है वो जब पानी में डिसोसिएट हुआ होगा तो इक्वल नंबर में Zn2+ और SO4 दिया होगा। इसका मतलब जिंक रॉड जब तक अपना ऑक्सीडेशन नहीं करवाया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट, लेकिन जब ये जिंक ऑक्सीडाइज हुआ तो Zn2+ बढ़ गया, SO4 में कोई चेंजिंग नहीं, सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिव चार्ज, जबकि आपका ये रॉड दिख रहा है इस पे चार्ज कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। अब इस रॉड और इस इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच एक पोटेंशियल जनरेट कर गया। उस पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो इस पे जो नेगेटिव और सॉल्यूशन पे जो पॉजिटिव है, चार्ज सेपरेशन हुआ है। जहां पे चार्ज सेपरेशन होता है वहां पे पोटेंशियल का बात होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ। चूंकि ये इलेक्ट्रोड के चलते प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
अब आइए उस साइड अगर देखा जाए कि जैसे ही पहला बार जिंक है ना, जिंक जो था फर्स्ट टाइम Zn2+ में बदला था और 2 इलेक्ट्रॉन दिया। चलो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे था। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इस पे था तो फर्दर दूसरा जिंक एटम ब्रेक कर गया, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। समझिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे था पहला बार जब वो ब्रेक किया, जब दूसरा बार ब्रेक किया फर्स्ट टाइम क्या लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन उस 2 इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस 2 इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। सिंपल सी बात है, क्यों धक्का मारेगा? बिकॉज दोनों लाइक चार्जेस है और लाइक चार्जेस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो ड्यू टू रिपल्सन ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भागने का कोशिश करेगा, लेकिन कहां भागेगा? तो भागने के लिए इसको चाहिए एक वायर और हम इसको एक वायर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक वायर इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये इस वायर के थ्रू यहाँ पे ये मूव कर रहा है। ध्यान से देखना है कि इस वायर के थ्रू मूव तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम एक बल्ब लगा दिए। यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए? एक बल्ब लगा दिए जो ग्लो कर सकता है जब अगर उस वायर से क्या फ्लो करे? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो। तो अगर देखा जाए ये इधर से इधर कौन गया? इलेक्ट्रॉन। तो इधर से इधर कौन आया? करंट आया। बिकॉज करंट का डायरेक्शन वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर से जिंक से कॉपर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे कॉपर टू जिंक। चलिए अगर यहां से देखा जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हुआ था और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी प्रोड्यूस हुआ, धक्का मारा, वो इधर से इधर भाग गया। अब जब भागा तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आया। अब 2 इलेक्ट्रॉन आया, कॉपर सल्फेट जो प्रेजेंट है इसमें वो Cu2+ में है। वो किस फॉर्म में है? Cu2+। ये Cu2+ जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दिखा, ये जब Cu2+ जब इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा तो ये इस पे चिपकना शुरू कर दिया। कॉपर सल्फेट का Cu2+ उस कॉपर रॉड पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अब देखिए ध्यान से, कॉपर सल्फेट जब डिसोसिएट किया होगा इस कंटेनर में, तो उस समय कॉपर 2+ और SO4 आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल था। अब इक्वल था तो जरूर, लेकिन Cu2+ तो चिपक रहा है किससे? उस कॉपर इलेक्ट्रोड से। चिपकने के कारण इसमें माइनस चार्ज आ गया, मीन सॉल्यूशन इसमें किधर हो गया? इधर का सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज, और आपका ये जो रॉड है वो कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। फिर से यहाँ पे एक चार्ज का सेपरेशन का बात आया। सॉल्यूशन इज नेगेटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कर दे रहे हैं बताइए? पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा? प्लस। इस इलेक्ट्रोड पे जो प्लस चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा मींस नेगेटिव, सॉल्यूशन चार्ज जो सॉल्यूशन पे चार्ज है वो नेगेटिव और इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस। अब ये दोनों जगह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब देखना ये पड़ेगा कहाँ ऑक्सीडेशन और कहाँ रिडक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे फर्दर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे को बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। इस वाले सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा बताएंगे? तो इस वाले सॉल्यूशन पे प्लस, इधर वाले सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा? माइनस। इस वाले रॉड पे चार्ज कैसा? माइनस। इस वाले रॉड पे चार्ज कैसा? प्लस, ठीक है। अभी तक हम लोग यहाँ पे किए। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम शो जरूर कर दिए, लेकिन ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। अभी ये सर्किट कंप्लीट नहीं है और ये मूवमेंट बहुत देर तक नहीं होने वाला है। मींस एक बार यहाँ से वहां तक चला गया उसके बाद ये सब स्टॉप होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस बात को समझेंगे जरा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कनेक्ट करेंगे? ब्रिज कनेक्ट कर रहे हैं जो इस दोनों को कनेक्ट करे, ठीक है। तो ये इस तरीके से कनेक्ट हुआ। अब ध्यान से देखा जाए कि ये जो बनाए हैं ये है सॉल्ट ब्रिज, इसको हम बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लस अगर होता है
ठीक है। अगर अगर क्या है, एल्गाई है ये, जो इसको सॉलिडिफाई करेगा, जो इसको क्या करेगा, सॉलिडिफाई करेगा। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक कंपाउंड प्रेजेंट है, और वो कंपाउंड है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ, अगर अगर कि वो सॉलिड फॉर्म में रहे, सेमी सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड नहीं। और ये हम कॉटन प्लग लगा दिए कि इसलिए कि सॉल्यूशन इसके थ्रू उसमें नहीं, उसके थ्रू इसमें नहीं, सॉल्यूशन का मूवमेंट नहीं हो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में जो है हम यूज किए, मान लिया जाए KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किए। क्या यूज किए, KNO3 यूज किए। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या फंक्शन कर रहा है। सबसे पहला फंक्शन सॉल्ट ब्रिज तो ये कर रहा है कि सर्किट को कंप्लीट कर दिया। सबसे पहला फंक्शन क्या कर रहा है, सर्किट को ये कंप्लीट कर दिया। दूसरा फंक्शन क्या है कि दूसरा फंक्शन यहाँ पे ये है कि इस पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, पहली बार जब जनरेट हुआ था -2 माइनस, तो दूसरा माइनस जब प्रोड्यूस हुआ उसको धक्का देके भेज दिया उधर। तो यहाँ पे चार्ज धीरे 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 माइनस बढ़ रहा है, और ये एक दूसरे को पुश कर रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। लेकिन ध्यान से ये देखने की जरूरत है कि इस पे जरूर माइनस चार्ज बढ़ते जा रहा है, सॉल्यूशन पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव होते जा रहा है। तो सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से दूर भागने से रोकेगा। सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव चार्ज है और इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जाने नहीं देगा। यहाँ पे सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा है बताएंगे, नेगेटिव चार्ज है। सॉल्यूशन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज रॉड पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज है, जिसका मतलब उधर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये रिपेल करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन इधर से जाने नहीं देगा सॉल्यूशन, और इधर अगर आ भी गया तो उसको आने नहीं देगा। अब इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का जरूरत पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो अनलाइक चार्जेस का जनरेशन हो रहा है उसको कम करने का। इसलिए इधर क्या होगा कि यहाँ से NO3 माइनस इधर आएगा सॉल्यूशन में, NO3 माइनस, और इधर से K प्लस इंट्रोड्यूस होगा सॉल्यूशन में। अब देखिए सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा था, माइनस, K प्लस आया तो इसको न्यूट्रलाइज किया। यहाँ पे सॉल्यूशन का चार्ज कैसा था, प्लस, NO3 माइनस आके न्यूट्रलाइज किया। जो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को भागने नहीं दे रहा था, अब ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है कौन, NO3 माइनस, और ये जो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा था, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है कौन, K प्लस। इस तरीके से यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको मेंटेन किए जा रहा है कौन, ये सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट कंटिन्यूअसली स्टार्ट है। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज का फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे ये हो रहा है कि सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। दूसरा फंक्शन क्या हो रहा है, तो दूसरा फंक्शन ये हो रहा है कि ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर ये सॉल्ट ब्रिज सिर्फ वायर रहता तो एक समय में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता और कुछ ही सेकंड में ये बंद भी हो जाता। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, वायर के थ्रू जा रहा है, और यहाँ पे करंट बन रहा है, उस करंट के हेल्प से हम लोग बल्ब को ग्लो करवा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो सामने आ रहा है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो हम बोलेंगे इट इज पोटेंशियल between charged electrode, potential between charged electrode and electrolytes, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हो गया। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ये देख ले कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है बताएंगे, रिडक्शन हुआ। एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी जगह क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ जो पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये कहाँ पे होता है, इट इज एट एनोड, क्योंकि एनोड उसको बोलते हैं जहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है,
ऑक्सीडेशन। इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका काफी फेमस है, लोन याद रखेंगे आप। लोन मीन्स लॉस, ओ मीन्स है ना ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ऑक्सीडेशन, और ए मीन्स एनोड। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वहां ऑक्सीडेशन, और वो रॉड क्या है, एनोड है। वो रॉड क्या है बताइए, वो रॉड है एनोड। चलिए अब यहाँ ध्यान से, ये कहां पे होगा बताएंगे, इट इज एट कैथोड, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा चार्ज है बोलेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब रॉड। बताएंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले केस में क्या होगा, तो रॉड पे चार्ज नेगेटिव होगा और इस पे चार्ज, सॉल्यूशन पे चार्ज पॉजिटिव होगा। रिडक्शन पोटेंशियल वाले में बोलेंगे इलेक्ट्रोड पे चार्ज पॉजिटिव और सॉल्यूशन का चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए अब यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि सॉल्ट ब्रीज का फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सॉल्ट ब्रीज का, है ना। सॉल्ट ब्रीज का इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज को हम यहाँ से समझेंगे। सॉल्ट ब्रीज सबसे पहला तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा क्या है, मिक्सिंग से रोक रहा है, दोनों कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसको मिक्सिंग से रोक रहा है। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रीज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रीज। सॉल्ट ब्रीज का फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, सबसे पहला कंप्लीट सर्किट, सर्किट को ये कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट सर्किट। दूसरा फंक्शन क्या होगा इसका, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो चार्ज प्लस बढ़ते जा रहा था और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा था, नेगेटिव सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा था, इसके न्यूट्रलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, अवॉइड मिक्सिंग, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के मिक्सिंग को अवॉइड कर रहा है। कैसे मिक्स होगा, इधर से उधर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, और ये सॉलिड है, एक एक करके नाइट्रेट देगा, यहाँ एक एक करके पोटेशियम प्लस आयन देगा। एक और जो होगा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये घटाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये टर्म क्या है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जब दो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफर करता है, जब दो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या करता है, डिफर करता है, तो वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के वजह से उस दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल जनरेट कर जाता है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ आयंस। उस पोटेंशियल को ये डिक्रीज करता है। ऐसे भी वो पोटेंशियल किसी काम का यहाँ पे हम, मेरा काम का नहीं है, क्योंकि हमको मेरा टारगेट है इस वायर के थ्रू करंट पास करना। अगर वो दोनों कांटेक्ट में रहता तो ये एलएनजीपी जिसको बोल रहे हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता। इसलिए ये सॉल्ट ब्रीज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को घटा रहा है, क्योंकि ये दोनों को सेपरेट करके रखा हुआ है। दोनों को क्या करके रखा हुआ है, सेपरेट। तो ये फंक्शन किसका है, सॉल्ट ब्रीज का। ये फंक्शन किसका है, सॉल्ट ब्रीज का। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, है ना, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमको कन्वर्ट करना है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, जैसे अगर हमको बोला जाए कि इस वाले कंटेनर में, अभी वाला सेटअप में रिएक्शन क्या हो रहा है, तो मेरे पास जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे तो हम यही बोल रहे हैं कि जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर ये है तो ये स्पॉन्टेनियस है ना, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अगर बात किया स्पॉन्टेनियस है तो ये क्या है बताएंगे, गैल्वेनिक सेल है। ये गैल्वेनिक सेल है, और इस गैल्वेनिक सेल को हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर कन्वर्ट होता है तो वहाँ का जो रिएक्शन है इससे जस्ट उल्टा होगा। बोलेंगे हम लोग कॉपर रिएक्ट विद
जिंक सल्फेट इट विल फॉर्म कॉपर सल्फेट, है ना, प्लस जिंक। ऐसा लग रहा होगा कि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉपर इज अनेबल टू डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी हम लोग को क्या देना पड़ेगा? बाहर से देना पड़ेगा। एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा और वो एनर्जी करंट के फॉर्म में देंगे। अब देखिए कैसे होगा, इस चीज को समझे। इस वाले सेल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था, वो टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था 1.1 वोल्ट। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पहले हम लोग ईएमएफ के बारे में जान लें। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। इसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ईएमएफ क्या है। अब यहाँ पे जो जनरेट हुआ था कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ जनरेट होने वाला पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है, अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm होना चाहिए और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m होना चाहिए। वैसे सिचुएशन में जो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल को बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इस दोनों के पोटेंशियल को जब ऐड करते हैं, तो वो देता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। सेल का ईएमएफ क्या होता है? तो सेल का ईएमएफ वो ड्राइविंग फोर्स को बोलते हैं जिसके चलते यहां से यहां तक 1 यूनिट चार्ज का क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो थ्रू आउट सर्किट 1 यूनिट चार्ज का मूवमेंट करवाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। और वो ईएमएफ कैसे निकालते हैं, इस दोनों को ऐड करके बताएंगे आगे कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम लोग एक फार्मूला भी यूज करेंगे। और फार्मूला क्या होगा? सिंपली एसओपी प्लस एसआरपी हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ईएमएफ हम लोग यहाँ पे कर लिए। तो एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स जिसके चलते 1 कूलम चार्ज इधर से पूरे सर्किट में मूव करता है। ठीक है। जिसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करके ऑब्टेन करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, जिसको हम स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं, इस स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ईएमएफ कितना है? तो 1.1 वोल्ट। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, देखिए जरा ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग ऐसे कनेक्ट किए और ये इसका सॉलिड ब्रिज है। इसको एक्सटर्नली, है ना, एक्सटर्नल वोल्टेज दिए। क्या दिए? एक्सटर्नल वोल्टेज दिए। एक्सटर्नल वोल्टेज दिए मतलब ये जो सेल प्रोड्यूस कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी करने दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज दिए। केस 1 में क्या हो रहा है देखेंगे जरा ध्यान से, केस 2 में क्या हो रहा है वो भी करेंगे हम लोग, और केस 3 में क्या हो रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। केस 3 में जो होगा एक्सटर्नल वोल्टेज, है ना, सेल का जो ईएमएफ है, ई सेल जो है, सेल का जो ईएमएफ है वो ज्यादा है एक्सटर्नल वोल्टेज से। ठीक है। दूसरा क्या है, सेल का जो ईएमएफ है और एक्सटर्नल वोल्टेज है वो इक्वल दिए। और तीसरा कंडीशन क्या है, सेल का जो ईएमएफ है वो कम है एक्सटर्नल वोल्टेज से, एक्सटर्नल वोल्टेज से कम है। अब ये 3 कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इस 3 कंडीशन के हेल्प से हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एक गैल्वेनिक सेल को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? जहां पे केमिकल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और गैल्वेनिक सेल क्या है? जहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो फर्स्ट वाले केस में आइए, जब सेल का ईएमएफ ज्यादा है और एक्सटर्नल वोल्टेज कम है, मतलब इस वाले सिस्टम पे बाहर से जो पोटेंशियल अप्लाई किए वो 1.1 वोल्ट से कम है। जब 1.1 वोल्ट से कम होगा तो पोटेंशियल, जो करंट का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ही जाएगा, करंट इधर से उधर आएगा। मतलब जो गैल्वेनिक सेल जैसा फंक्शन कर रहा था अब भी वैसे ही करेगा। मींस गैल्वेनिक सेल बिकम्स galvanic cell when external applied voltage is less than cell voltage। दूसरा कंडीशन, सेल का जो वोल्टेज है और एक्सटर्नल वोल्टेज दोनों इक्वल कर दिए,
तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया ना। अगर दोनों को इक्वल कर दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या हो गया, जीरो। अगर दोनों को इक्वल कर दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया। तो इस वाले सेल में करंट जीरो हो जाएगा, मूवमेंट बंद हो गया। इस वाले कंडीशन में ना तो वो गैल्वेनिक सेल है ना ही वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। थर्ड वाले केस में आइए, वोल्टेज जो अप्लाई किए वो सेल के ईएमएफ से ज्यादा है, और जैसे सेल के ईएमएफ से ज्यादा होगा तो करंट, इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर जा रहा था अब डायरेक्शन चेंज कर लेगा और करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। और जब करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा तो आप कहेंगे कॉपर इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, जिंक को, और जिंक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसका मतलब कॉपर हुआ ऑक्सीडाइज और जिंक हुआ रिड्यूस। और इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक जिसको हम एनोड बोल रहे थे अब ये हो जाएगा कैथोड और वो हो जाएगा एनोड। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग कर लें। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कैसे एक गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तीन केस का हम बात किए। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले केस में नो चेंज, किसी तरह का चेंज नहीं हुआ। सेकंड वाले केस में है ना आई बराबर हो गया जीरो, मूवमेंट ही बंद हो गया। और थर्ड वाला केस ही मेन केस है। यहाँ पे है ना हम लोग बोलेंगे गैल्वेनिक सेल जो होगा, गैल्वेनिक सेल जो है ये ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और एनोड किसमें बदल गया, कैथोड में। एनोड किसमें बदल गया, कैथोड में बदल गया। एनोड जो है वो कैथोड में बदल गया। अभी जिंक यहाँ पे एनोड है, अब यहाँ जिंक क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। एनोड इंटरचेंज कर गया किसमें, कैथोड में। गैल्वेनिक सेल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बताइए कॉपर क्या होगा, वहां पे ऑक्सीडाइज होगा, जिंक क्या होगा, रिड्यूस होगा। और ये करवाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स जरूरी पड़ा वो बाहर से हम एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड किए। तो ये किसमें चेंज हो गया, जिंक में। तो फर्स्ट वाले केस में एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। सेकंड वाले केस में कुछ नहीं हो रहा बिकॉज एक्सटर्नल वोल्टेज और इंटरनल वोल्टेज दोनों इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, चार्जेस का मूवमेंट बंद हो चुका है। ना तो यहाँ पे एनोड किसी को बोल सकते हैं, ना ही हम यहाँ पे किसी को कैथोड बोलने जा रहे हैं। ना तो एनोड बोल सकते हैं और ना ही यहाँ पे हम लोग किसी को कैथोड बोलने जा रहे हैं। ना तो एनोड बोलेंगे ना ही कैथोड बोलेंगे इस पर्टिकुलर केस में। मींस यहाँ पे कोई सेल नहीं है, ना तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना ही वो गैल्वेनिक सेल है। थर्ड वाले केस में जबकि वोल्टेज अप्लाई किए हैं 1.1 वोल्ट से ज्यादा, इस गैल्वेनिक सेल पे बाहर से जो वोल्टेज अप्लाई किए 1.1 वोल्ट से ज्यादा, वैसे कंडीशन में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो जिंक से कॉपर जा रहा था अब कॉपर से जिंक आएगा। करंट जो कॉपर से जिंक आ रहा था अब जिंक से कॉपर की ओर जाएगा। जिंक जो ऑक्सीडाइज हो रहा था अब रिड्यूस होगा। कॉपर जो रिड्यूस हो रहा था अब ऑक्सीडाइज होगा। जिंक जो एनोड था अब वो कैथोड होगा। कॉपर जो कैथोड था अब वो एनोड होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा था, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। कहने का मतलब जो डिफरेंस वोल्टेज है यहाँ पे, सपोज करिए 2.2 वोल्ट दिए तो डिफरेंस कितना आया 1.1 2.2 माइनस 1.1 वोल्ट। तो ये 1.1 वोल्ट का जो एनर्जी है ये कन्वर्ट होगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये कन्वर्ट होगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हम लोग ये तीन कंडीशन से ये बात पता कर पाए कि जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो एक दूसरे में इंटरचेंज होगा। दोनों जो दो टाइप का हम लोग सेल पढ़े वो दोनों इंटरचेंज होगा। गैल्वेनिक सेल को हम किसमें कन्वर्ट कर दिए, गैल्वेनिक सेल को हम लोग बदल दिए किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो नहीं रहा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिंक को रिड्यूस होना पड़ रहा है, कॉपर को ऑक्सीडाइज होना पड़ रहा है। निश्चित रूप से इसके लिए बाहर से एनर्जी देंगे, वो एनर्जी एक्सेस पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद मिल रहा है। वो एनर्जी एक्सेस पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद मिल रहा है। अब हम यहाँ पे एक बात बोले थे कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसको SOP भी बोल देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल है उसको है ना SRP भी बोलेंगे। अब किस कंडीशन में बोलेंगे, तो किस कंडीशन में बोलेंगे, जब इस दोनों कंडीशन में टेम्परेचर कितना लेंगे 298 केल्विन, प्रेशर कितना लेंगे 1 atm और कंसंट्रेशन कितना लेंगे, तो कंसंट्रेशन लेंगे 1 m।
मीन सॉल्यूशन का मोलारिटी 1m है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है और टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो वैसे सिचुएशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल को बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब तक ये एक गैल्वेनिक सेल है तो यहाँ पे जिंक जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट किए हुए और कॉपर जो है रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे जिंक को किसी और एलिमेंट से अगर रिप्लेस कर दे, जैसे अगर जिंक को आयरन से रिप्लेस कर दे तो भी एक सेल जनरेट होगा। मींस हर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन हम करंट जनरेशन में कर सकते हैं। हाँ, अगर जिंक कॉपर है तो उसको गैल्वेनिक सेल, दूसरा कोई एलिमेंट ले आए तो उसको हम कॉमन वोल्टेज सेल भी बोलेंगे। और ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अगेन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का, एक जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जिसको गैल्वेनिक बोल रहे हैं, दूसरा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। और ये दोनों सेल एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहा है। सिचुएशन देखे, एक गैल्वेनिक सेल को कैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट किए। हाँ, एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई किए वो इस सेल के वोल्टेज से ज्यादा था। ये जो 1.1 वोल्ट सेल का वोल्टेज आ रहा था वो कब आ रहा था, जब स्टैंडर्ड कंडीशन लिए। और ये 1.1 वोल्ट आया कैसे, इस दोनों के वोल्टेज को ऐड करके आया था। तो जो सेल का ईएमएफ होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज हम लोग यहाँ पे देख ले। ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ किस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे, सेल का ईएमएफ किस तरीके से डिसाइड होगा वो चीज यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले। हम तो यहाँ पे सिंपल बोलेंगे कि ये तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे कि बोलेंगे सेल का ईएमएफ ई सेल इज इक्वल्स टू एसओपी ई नॉट सेल। हम बोल रहे हैं ई नॉट सेल का मतलब सेल का ईएमएफ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन एंड प्रेशर होना चाहिए 1 atm एंड कंसंट्रेशन होना चाहिए 1m। तो हम लोग क्या बोलेंगे SOP प्लस SRP। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग को कहाँ मिल रहा था, एनोड पे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ मिल रहा था, कैथोड पे मिल रहा था। ये एनोड किधर होता है, तो लेफ्ट साइड होता है, और ये कैथोड किधर हम बनाए हैं, राइट साइड बनाए हैं। कैथोड किधर बनाया है, राइट साइड। तो एक तरीका तो ये हो गया कि ई सेल इज ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा तरीका से अगर इसी चीज को लिखे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग कि एसआरपी माइनस, अगर इस एसओपी को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में बदलना है तो साइन चेंज कर दो। जैसे मान लिया जाए कि अगर ए जो है ए प्लस में और इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा है और सर ई नॉट इसका जो है एक्स है, तो ए नॉट से जब ए में जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन लेके तो इसका ए नॉट क्या हो जाएगा, माइनस है। जस्ट चेंज द साइन, जस्ट चेंज द साइन। तो यहाँ पे अगर हम बोले तो इसको हम ऐसे लिखते क्या, माइनस ऑफ एसआरपी प्लस ऑफ एसआरपी। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख दे क्या, ई नॉट, ये किधर का है बोलो, ई नॉट लेफ्ट है, और ये नेगेटिव साइन है, प्लस ई नॉट किधर है, राइट साइड का। तो और अच्छे से लिखे तो क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन जनरल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा वो इंफॉर्मेशन मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में, इसलिए इस फार्मूला को हम रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में ही लिख दिए। इसको हम किस टर्म में लिख दिए, रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में ही लिख दिए। तो इस तरीके से सेल का ईएमएफ हम लोग निकाल सकते हैं कंप्लीट सेल का। अब यहां से अगर देखा जाए कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आईयूपीएसी का रिकमेंडेशन है कि सेल को रिप्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हम लोग को ध्यान में रखना होगा। उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेल का रिप्रेजेंटेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करेगा। ठीक है, एक और बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो निश्चित रूप से पहला फैक्टर होगा टेम्परेचर,
टेम्परेचर बदलने से सेल का ईएमएफ बदल जाएगा, टेम्परेचर बदलने से सेल का ईएमएफ बदलेगा, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है वो एक रिवर्सिबल चेंज है। वो एक क्या है? रिवर्सिबल चेंज। जैसे अगर जिंक जो है Zn2+ में बदल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, तो ये इंटरचेंज हो सकता है। तो ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप है, और ये ली चैटलियर प्रिंसिपल से आपको पता है कि ये टेम्परेचर बदलने से इसका शिफ्टिंग बदल सकता है। इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर आप बोलो कि जो सेल का ईएमएफ है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन पे। कैसे चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ? तो नर्स्ट इक्वेशन हम लोग जब करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और तीसरा हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एक इनर्ट और दूसरा है ना, एक इनर्ट दूसरा एक्टिव। इनर्ट जो किसी से रिएक्ट ना करे, एक्टिव जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंटेंट से रिएक्ट कर जाए। हम यहाँ पे बोल रहे थे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल का रिप्रेजेंटेशन। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो सेल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आईयूपीएसी कहता है कि ऑक्सीडेशन लिखिए, रिडक्शन लिखिए, और दोनों के बीच डबल लाइन दे दीजिए या सेमीकोलन दे दीजिए। ये डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट इधर लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? मेटल जो होगा Mn+ में डबल ये लाइन है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Mn+ से क्या होगा? M। इसका मतलब अगर इस वाले रिएक्शन के लिए अप्लाई करें तो जिंक ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है? Zn2+, फिर Zn2 ये कॉपर 2+ है ना उस साइड, तो Cu2+ को लिखोगे आप क्या? Cu। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ध्यान से, ये सॉलिड फॉर्म में है। अगर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड रहता तो ऐसे करके यहाँ पे लिख देते, अगर कोई इलेक्ट्रोड इनर्ट होता तो यहाँ पे लिख देते, अगर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड होता तो इसके बाद लिखते। ठीक है, अगर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो ऐसे लिख देते, इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहाँ भी हम लोग इससे पहले क्या लिख सकते हैं? बोलिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब Zn से Zn2+, ये किस फॉर्म में है? एक्वस, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन को ब्रैकेट में पुट कीजिए। Cu2+ भी क्या है? एक्वस फॉर्म में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन को इसके ब्रैकेट में पुट कीजिए। तो ये है तरीका सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑक्सीडाइज पार्ट हमारा किधर होना चाहिए? ऑक्सीडाइज पार्ट इधर और रिड्यूस पार्ट इधर। मींस ऑक्सीडेशन इधर शो करेंगे, रिडक्शन इधर, और ये डबल लाइन जो है ये क्या शो कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज को। आप देखिए, उठा के सीधे इसको उठा के यहाँ पे रख दो। Zn से Zn2+ हुआ है कि नहीं इधर, और इधर क्या हुआ? फिर सॉल्ट ब्रिज है, और इधर क्या हुआ बताओगे? Cu2+ किस में चेंज हुआ? कॉपर में चेंज हुआ। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। तो अभी तक हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के हेल्प से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हेल्प से हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए, और फिर कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ ये देखे, और फिर उस गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट करके देखे। 3 कंडीशन देखे। फिर हम लोग सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बात किए, और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या हुआ इस चीज को देखे। अब यहाँ जो हम सेल का ईएमएफ बोले इस सब फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो क्यों कर रहा है इसके लिए हम लोग इक्वेशन को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नर्स्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, लेकिन उस चीज को समझने के लिए आज का बेसिक नॉलेज आपको बहुत जरूरी है।